रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको अमेज़न जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं। इस शो को आप सुनिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में डिटेल में सरल भाषा में समझ आ सके इशू है क्या। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो कर्नाटक आरपीडी एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन बिल 2025 का ड्राफ्ट पेश किया है। इस ड्राफ्ट में क्या है? इस ड्राफ्ट के आने के बाद कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोगों को लगता है कि ये रियलिटी से दूर है। लेकिन ओवरऑल जो भी है, हम सबको इसका स्वागत तो करना ही चाहिए। तो कर्नाटक गवर्नमेंट एक ऐसा बिल लेके आई है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जा रही है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन के दायरे को, परसेंटेज को बढ़ाने की बात हो रही है इस बिल में। तो डिटेल में जानेंगे इस ड्राफ्ट में क्या क्या है, क्या ये हकीकत हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट शशांक पांडे साहब हैं, जो फाउंडर हैं पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम के। शशांक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से रेडियो उड़ान पे। हेलो दानिश जी, थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी एंड होपफुली हमारे डिस्कशन से लोग को कुछ नया पता चले। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बिगिनिंग में ही कि जब भी हमारे शोज होते हैं, बहुत सारे लोगों का मुझे उसके बाद फोन आता है एंड दे रियली अप्रिशिएट द वर्क यू आर कैरिंग फॉरवर्ड। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, तो लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं कि अगला कौन सा टॉपिक आप शशांक साहब के साथ पिक कर रहे हो। तो पीपल आर लविंग यू। बहुत बहुत थैंक यू। अभी हमने एक SIR पे हमने एक आर्टिकल भी लिखा है, वो भी आप अपने क्राउड से शेयर करिएगा, क्योंकि उसमें हमने एक्चुअली डेटा प्रेजेंट किया वोटर्स विद डिसेबिलिटी का, जो कहीं है नहीं पब्लिक डोमेन में। तो वो शायद इंटरेस्टिंग लगे कि अभी जो SIR एक्सरसाइज एक तरीके से हो रही है 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, उसमें कितने % में डिसेबिलिटीज हैं। तो आज ही आया, सुबह ही आया वो, तो सर्कुलेट करिएगा। बिल्कुल, और इस शो के हम डिस्क्रिप्शन में भी वो वाला आर्टिकल शेयर कर देंगे।
तो सबसे पहले बताए कि पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम ये कर्नाटक हाँ। बिल का स्वागत कर रही है। अगर स्वागत कर रही है तो क्या कारण है, इसमें हमारे लिए बेसिक्स क्या है? तो फोरम के बिहाफ पे तो मैं तो सपोर्ट ही करूंगा। अगर मुझे एक लाइन में बोलना हो, उसके रीज़न अलग अलग हैं कि मैं क्यों सपोर्ट करूंगा। पहला रीज़न है कि एक्चुअली कोई गवर्नमेंट, और ऐसा नहीं है कि ये बिल अभी आ रहा है, इसका मैंडेट पहले नहीं था। ये एक्ट के फॉर्म में आ रहा है, मतलब रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो अभी एक एक्ट के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये मैंडेट पहले से ही था। तो पहले हमारे पास, अभी लोग ने देखा होगा कि अभी हमारे पास 4 लेबर कोड्स आ गए हैं जिन्होंने कई सारे लेबर लॉ को क्लब कर दिया है। लेबर कोड आने से पहले बहुत सारे लेबर लॉज थे, उसमें से एक लेबर लॉ ऑक्यूपेशन से जो डील करता था, उसके अंडर कर्नाटका ने एक्चुअली रूल बना रखा था, जहाँ पर उन्होंने ये मैंडेट दे रखा था कि प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट को पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। दिक्कत ये है कि ये एक रूल के फॉर्म में था, ये कोई लॉ नहीं था। मतलब वैसे तो रूल का भी इम्पैक्ट लॉ लीगल सेंस में लॉ के बराबर ही होता है, बट कई बार कॉरपोरेशन ये सोचती हैं कि ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। तो वो कई सालों से कर्नाटका ऐसा करना चाहती थी, उन्होंने इसलिए वो रूल बनाया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था ग्राउंड पे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा एक कुछ एक्ट लाना ज़रूरी है जहाँ पे बेटर क्लैरिटी हम दे पाएँ और बेटर मैंडेट दे पाएँ कि भाई क्या मैंडेट है प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट के लिए विद रिलेशन टू रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो मुद्दा ये है कि इस एक्ट बिल के थ्रू, जो अभी ड्राफ्ट बिल है, एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी ऑफ रिजर्वेशन प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट। ये पास होगा कि नहीं होगा वो तो बहुत दूर की बात है, बट एटलीस्ट ये जो इशू है ये सडनली मेन स्ट्रीम में आ गया है। एंड जो कॉरपोरेशन है, जो प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट है, स्पेशली कर्नाटका में बेस्ड या और भी जगह, वो फोकस करेंगे कि उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन कभी भी अराइज हो सकती है। तो एक तरीके से इशू मेन स्ट्रीम हो गया। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था बिल का, जो मुझे लगता है एक तरीके से अचीव हुआ। बिल इस करंट फॉर्म में पास होगा या नहीं होगा वो तो सेक्टर जब इंगेज करेगा और अपने कमेंट भेजेगा तो हमें पता चलेगा। इस ड्राफ्ट में बड़ी बातें क्या हैं हमारे लिए? ड्राफ्ट में 2-3 बड़ी बातें हैं। पहली बात कि ड्राफ्ट में पहला जो सबको पता ही होगा, सबने अब पढ़ा होगा, कि प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया उन्होंने 5%। और दूसरी बात, उन्होंने एक्चुअली प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट डिफाइन की है, तो जिसे हम बोलते हैं डेफिनेशन क्लॉज। उन्होंने लिखा है कि व्हाट डज प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट बीन है। उसमें कई सारी चीज़ें उसमें लिखा है कि स्टैब्लिशमेंट होती है, इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, शॉप होती है, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस को उसमें से एक्सक्लूड रखा है फिलहाल के लिए। उन्होंने जिसे बोलते हैं फ्रेंचाइज यूनिट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, वो उनको भी फिलहाल के लिए एक्सक्लूड किया हुआ है कि वो प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट के डेफिनेशन में नहीं आते। उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट को 5% अपने टोटल वर्कफोर्स, जो भी उनका सैंक्शनड टोटल स्ट्रेंथ है ऑफिस का, उसके हिसाब से 5% उन्होंने उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए लॉ पास हो गया तो सब पे अप्लाई हो जाएगा तुरंत। 20 से ऊपर जिस एस्टैब्लिशमेंट के पास एम्प्लॉयज हैं सिर्फ उन पे अप्लाई होगा। और इसमें एक तरीके से टीयर्ड टाइमलाइन दी गई है एप्लीकेशन के लिए, कि पहले साल में सिर्फ उन कॉरपोरेशन पे अप्लाई होगा जिनके पास 250+ एम्प्लॉय हैं। सेकेंड ईयर में उन पे अप्लाई होगा जिनके पास लगभग 100 से 250 के बीच में है। और थर्ड ईयर से हर कॉरपोरेशन जिसके बाद 20 से ऊपर एम्प्लॉय है उन पे अप्लाई होगा। तो हर जो छोटी कॉरपोरेशन एक तरीके से बोल सकते हैं उन पे इमीडिएटली अप्लाई नहीं होगा, उनके पास लगभग 2-2.5 साल हैं उस पर कंप्लाई करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रीजनेबल अकोमोडेशन का मैंडेट क्रिएट किया गया है। एक्ट में रीजनेबल अकोमोडेशन की डेफिनेशन भी प्रोवाइड की गई है, जो कि आरपीडब्ल्यूडी में भी है, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी से ज़्यादा बड़ी और जिसे बोलते हैं एक्सपैंडेड डेफिनेशन है। उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या क्या रीजनेबल अकोमोडेशन एक्चुअली क्वालिफाई होता है, जैसे रिलैक्सेशन इन वर्किंग आवर्स, एक्सेस डिजिटल एक्सेसिबिलिटी एक्सेट्रा। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि ये चीज़ें रीजनेबल अकोमोडेशन क्वालिफाई होती हैं। और ये मैंडेट दिया कि अगर किसी पर्सन ने रीजनेबल अकोमोडेशन किसी प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट में रिक्वेस्ट की है तो विद इन 7 days और विद उस कंप्लेन को आपको ध्यान में लेना पड़ेगा, और विद इन 1 month उस कंप्लेन को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। ये 2 बड़ी चीज़ें हैं। उसके बाद एजुकेशन कंपोनेंट भी है, जिसमें बोला है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो कर्नाटका में सिर्फ बेस्ड हैं उनमें 10% रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज होगा। बाकी सारे प्रोविजन एक तरीके से आरपीडब्ल्यूडी की तरह ही हैं कि उसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा, नहीं होना चाहिए, स्कॉलरशिप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो आरपीडब्ल्यूडी भी एक तरीके से कहता है।
बट जो 10% वाला मैंडेट है जो आरपीडब्ल्यू में से 5% है वो हट बढ़ाया है, और एजुकेशन भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे भी अप्लाई होता है। तो ये एक बड़ी बात है। तीसरी जो बड़ी बात है कि इन्होंने जो आरपीडब्ल्यूडी में भी था लेकिन बहुत सारी प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, वो था एक रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना। इसमें उन्होंने इसको लाइजन ऑफिसर बोला है कि हर कॉरपोरेशंस का मैंडेट है कि वो एक लाइजन ऑफिसर अपॉइंट करें जो जितनी भी इश्यूज और कंप्लेंट्स होगा पीडब्ल्यूडी की विद इन दैट इस्टेब्लिशमेंट उसको एड्रेस करेगा। तो ये मतलब मोटी मोटी ऊपर की जो मेजर इश्यूज जो चेंजेस प्रपोज्ड हैं बिल में। बिल्कुल। दो चीजें, उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन शूट करूंगा। ये जो रिजर्वेशन होगी ये जैसे गवर्नमेंट में 1% वाला प्रावधान है उसी तरीके से होगी, जहाँ किसी डिसेबिलिटी को ज्यादा या कम उस तरीके से भी चलेगा? तो सबका ध्यान रखा जाएगा, जो कैटेगरीज को गवर्नमेंट ऑलरेडी देती है एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन उन्हीं के लिए है, या जिन लोगों को नहीं मिलता डिसेबिलिटी कैटेगरीज को उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा? दूसरा, क्या इंडिया में इससे पहले किसी स्टेट में ये लागू है? तो दूसरे सवाल पे तो बहुत मुश्किल है ऐसा कुछ देखना हर स्टेट में हर ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी थर्ड, जिसे हम बोलते हैं थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस, किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शायद कोई रूल बनाया हो जहाँ पे प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट में लोग हायर हुए हो। बट स्टेट लेवल पे ऐसा कुछ फिलहाल देखने को नहीं मिला है कि किसी स्टेट ने किसी लॉ के थ्रू मैंडेट किया है प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट में रिजर्वेशन। एक केस आया था जो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड नहीं था, जो हरियाणा में आया था कि हरियाणा बेस्ड लोगों को ही हायर करना है प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट में। लगभग 70-80% उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था, 75% जितना मुझे याद है। और वो बिल जब एक्ट बना, जब पास हुआ, जब वो चैलेंज हुआ कोर्ट में, तो कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। उसका लोगों को लगा कि प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट में रिजर्वेशन की वजह से स्ट्राइक डाउन किया है। एक आर्गूमेंट उनका वो था, बट प्राइमरी आर्गूमेंट ये था कि वो स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर रहा था अमंग पीपल जो हरियाणा के नहीं थे पहली बार, और उनमें और वो 50% सीलिंग जो इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसने रखी हुई है कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकता, उसको ब्रीच कर रहा था डायरेक्टली 75%। तो ये सारे फंडामेंटल रीजंस थे उस लॉ को पर्टिकुलरली स्ट्राइक डाउन करने का, जहाँ पे ऐसा कुछ मैंडेट क्रिएट था। बट पर्सन विद डिसेबिलिटीज के ऐसा कुछ मैंडेट मेरे जानने में नहीं है। सेकंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज है जो हम पब्लिक स्टैब्लिशमेंट में हमने देखा आरपीडब्ल्यूडी के अंडर, जहाँ पे सिर्फ 1% 4 कैटेगरी में क्रिएट किया गया, वैसा कुछ क्रिएशन इस लॉ में नहीं है फिलहाल। लेकिन इस लॉ के बाद भी रूल्स आने हैं जो इस एक्ट के अंडर इम्प्लीमेंट रूल्स नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट। उसमें होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, बट ये एक्ट ऐसा कुछ मैंडेट क्रिएट नहीं करता है। सो ऑल डिसेबिलिटीज जो एटलीस्ट रिकॉग्नाइज हैं आरपीडब्ल्यूडी में 21, उन सब के लिए प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन एंड एजुकेशन में एलिजिबल है। ओके। अब ये बताएं कि आपने खुद जिक्र किया हरियाणा वाले एक्ट का, उसमें 75%, और उसमें आपने ये भी माना कि सारे आर्ग्यूमेंट उस पे बेस्ड नहीं थे, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट वो भी था। और सिमिलर कानून कर्नाटक भी लाया था, और कर्नाटक का भी सेम ही हुआ जो हरियाणा के साथ हुआ, वो भी स्टक डाउन हो गया कोर्ट में। आरपीडी एक्ट को जितना लोग समझते हैं, जितना लोग जानते हैं, जिनसे मेरी बात हुई, वहां पे आरपीडी एक्ट में एक प्रोविजन आती है इंसेंटिवाइज करने का प्राइवेट प्लेयर्स को, जो हमने तमिलनाडु में हाल ही में देखा कि उन्होंने कुछ फैक्ट्रियों को इंसेंटिवाइज किया है पीडब्ल्यूडी को हायर करने का। कॉन्स्टिट्यूशन में आरपीडी एक्ट में कोई जिक्र है कि प्राइवेट कंपनीज को आप डिक्टेट कर सकते हैं, मैंडेट कर सकते हैं इस तरह की रिजर्वेशन? और दूसरा सवाल मेरा कि क्या कर्नाटक गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सेक्टर की उनका बैकलॉग है, रिजर्वेशन है, वहां से अपने भार को कम कर रही है, डिविएट कर रही है और इसको ला रही है? पहला क्वेश्चन जो है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन आरपीडब्ल्यूडी में तो नहीं है, क्योंकि अगर होता तो इम्प्लीमेंट हो रहा होता कि रिजर्वेशन के जो प्रोविजन है आरपीडब्ल्यूडी के अंडर, वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि स्टैब्लिशमेंट हमारा मतलब है पब्लिक स्टैब्लिशमेंट, जो कि मतलब है गवर्नमेंट। सो बोथ गवर्नमेंट एजुकेशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स सिर्फ उन पे रिजर्वेशन एलिजिबल है। प्राइवेट में सिर्फ मैंडेट है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनानी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन करना है, बाकी जितने प्रोविजन रिजर्वेशन के अलावा उस प्राइवेट पे अप्लाई होते हैं। तो लेकिन उसमें से कहीं भी रिजर्वेशन वाला मैंडेट नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियसली रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी के लिए कहीं भी मेंशन नहीं है किसी भी फॉर्म में। सिर्फ जो रिजर्वेशन मेंशन्ड है वो SC ST और अब वुमेन के लिए मेंशन्ड है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा जो आर्गुमेंट है प्राइवेट साइड से, वो है आर्टिकल 19 के अंडर कि राइट टू कैरी फ्रीडम ऑफ ट्रेड। मतलब आप कोई कैसे अपनी एक्टिविटी ट्रेड करना चाहता है, और प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट को अगर हम ट्रेड कंसिडर करें एक तरीके से, कोई कैसे अपना बिजनेस चलाना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, उस पर आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते जब तक कि वो पब्लिक ऑर्डर या जो जिसे हम बोलते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, उसमें क्वालिफाई नहीं करता। तो उस सेंस में बेसिक आर्गुमेंट और फंडामेंटल आर्गुमेंट प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट का यही होगा कि ये जो कंडीशन है वो हमारे बिजनेस एक्टिविटी को इन्फ्रिंज कर रही है, ऐसा मैंडेट क्रिएट करके। बट कॉन्स्टिट्यूशन के और भी प्रोविजन है जहाँ पे मेंशन्ड है कि जिसे बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 14, 15, 16, इक्वालिटी, हम उसे इक्वालिटी कोड बोलते हैं लॉ में। इक्वालिटी कोड के हिसाब से गवर्नमेंट के पास राइट है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने का फॉर पब्लिक गुड या सोशल गुड, जो उनका ऑब्जेक्टिव है सोशल सिक्योरिटी। उस सेंस में उसका आर्गुमेंट लेके और आर्टिकल 19 का आर्गुमेंट लेके और विकास कुमार और सुप्रीम कोर्ट के और जो जजमेंट है जहाँ पर उन्होंने बोला है कि प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट को भी प्रोएक्टिवली इंक्लूसिव बनना पड़ेगा और नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये सारे आर्गुमेंट लेके एक तरीके से कोर्ट के सामने ऐसे कंटेंट किया जा सकता है कि लार्जर सोशल गुड, सोशल ऑब्जेक्टिव और जो हमारे प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट, उस सेंस में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया वो जस्टिफाइड है। 5% बहुत हेवी या डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन नहीं है किसी भी कॉर्पोरेट पे। आपके सिर्फ 5% अप्लाई हुआ है और आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप कौन से रोल में उनको हायर करना चाहते हो। बस ये है कि आपका 5% ऑफ टोटल फोर्स पे वो अप्लाई होगा। तो फिलहाल जो आर्गुमेंट, आई मीन ये जब लॉ कंटेंट होगा तो और भी इश्यूज निकल के आएंगे। अगर कोर्ट के सामने गया, अगर लॉ पास हुआ तो वो तो फिर एक और डिस्कशन का पूरा टॉपिक है। और दूसरा जो सवाल मैंने पूछा था, क्या गवर्नमेंट ध्यान भटका रही है? हाँ, दूसरा जो आपका सवाल, देखिए मुझे तो बहुत पॉलिटिकल इशू है। आप ये बात सही है कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली उनके पास खुद के गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट इसमें बैकलॉग हैं कि वो उसी को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, कि प्राइवेट को कैसे मॉनिटर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि अपने सेल्फ जो मतलब जो बैरियर्स आपने आइडेंटिफाई भी नहीं किए हैं कि पब्लिक स्टैब्लिशमेंट में आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं लोग रिजर्वेशन के लिए। या तो आपको लोग नहीं मिल रहे हैं या आप उन पोस्ट को आपने आइडेंटिफाई नहीं किया जहाँ पे आप उनको हायर करना चाहते हो, या इन जनरल आपकी हायरिंग प्रैक्टिस ऐसी है जो इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट कर रही है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो ये बात बहुत सही है कि आपके खुद के जब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस में वो बैकलॉग इतनी क्रिएट है जिसका आप खुद मॉनिटर और करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आप कैसे मॉनिटर करोगे और उस पर आप कैसे एक्शन लोगे। उन्होंने एक्ट में बोला है कि वो एक रिड्रेसल बॉडी बनाएंगे, जो एक और एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है कि इस एक्ट में एक बॉडी का मेंशन किया उन्होंने कि हम एक रिड्रेसल बॉडी स्टैब्लिश करेंगे। और हमें पता है एचपीडब्ल्यूडी के अंदर ऑलरेडी स्टेट कमिश्नर है, तो आप दो बॉडी स्टैब्लिश कर रहे हो एक ही तरीके के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। तो वो कैसे ऑपरेट करेगा, कितना कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है इन दोनों बॉडीज के बीच में, और क्या डबल एक तरीके से क्या प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट को दो जगह केसेस हैंडल करने पड़ जाएंगे। तो ये सारे कई सवाल हैं। गवर्नमेंट एक तरीके से आप बोल सकते हो कि थोड़ा प्रोग्रेसिव सोशल एक्शन लेना चाहती है, बट उनका खुद का रिकॉर्ड उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट होगा उस पर बहुत डाउट है। कि आपका आइडिया ऑन पेपर बहुत अच्छा है और रिक्वायरमेंट भी है सेक्टर से और बाकी एक साइड ऑफ स्कॉलर से, बट आपके खुद के रिकॉर्ड ऐसे हैं कि आप एक्ट पास होने के बाद आपको लगेगा कि हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, ये हमारे पास दिखाने को और बोलने को हो गया पब्लिक रैली या डिस्कोर्स में कि हमने ऐसा कुछ एक्ट पहली बार किसी इंडिया में किसी स्टेट ने लाया। बट हाल उसका वही शायद आरपीडब्ल्यूडी से भी ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट में एटलीस्ट आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कुछ हद तक। प्राइवेट में तो आपका कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, आपके पास पावर भी नहीं है किसी कॉर्पोरेट को डिक्टेट करने की, तो आप वो कैसे मॉनिटर करोगे। बिल्कुल। तो शिशाक साहब, दो और सवाल मेरे आपसे समझना चाह रहा हूँ। क्या लेबर डिपार्टमेंट को मैंडेट है एजुकेशन डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इंटरफेयर करने का, उनके लिए ये लॉ लेके आने का? तो क्या उनके पास ये मैंडेट रहता है? दूसरा, आपका भी वेबिनार हुआ था जिसमें आपने लीगल एक्सपर्ट्स बुलाए थे, तो उसमें क्या बड़ी बातें निकल के आई थी? उसमें पहला सवाल जो है लेबर डिपार्टमेंट ऐसा इशू कुछ कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट पर तो ऑब्वियसली वो कर सकता है, जो
पहला उन्होंने लिखा भी इस एक्ट में, और पहला पार्ट जो हाफ पार्ट है वो उसी से एड्रेस करता है। एजुकेशन पे आप बोल सकते हो कि क्या एजुकेशन लेबर डिपार्टमेंट को इशू करना चाहिए था, बट इसको हम डिसेबिलिटी लेजिस्लेशन देख रहे हैं, ना कि एजुकेशन। तो जैसे आरपीडब्ल्यूडी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल जस्टिस के अंदर नहीं आती, मिनिस्टर सोशल जस्टिस के अंदर। उसके बाद भी आरपीडब्ल्यूडी एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है जो मिनिस्टर सोशल जस्टिस ने इशू किया है। ये जो एक्ट है ये भी एक तरीके से सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है लेबर और डिपार्टमेंट की। तो उसमें से कई सारी चीज़ें ऐसे निकलेंगी जो और भी चीज़ों को टच करेंगे। जैसे लेबर कोड हो गया जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इशू किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी हेल्थ बेनिफिट क्या होंगे, डिसेबिलिटी बेनिफिट क्या होंगे, और भी आपके राइट्स क्या होंगे, वर्किंग आवर्स क्या होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्लेम कर सकते हो कि बियॉन्ड लेबर मिनिस्ट्री के जाती हैं। बट वो नेचर ऑफ लॉ, हम उसको देखते हैं कि नेचर ऑफ लॉ क्या है। क्या वो लेबर लेजिस्लेशन है? अगर है तो उनका जुरिडिक्शन उस पर बनाना। अब उसमें इंसिडेंटल, जैसे बोलते हैं इंसिडेंटल्स चीज़ें, क्लोज रिलेटेड चीज़ें वो आएंगी ऑब्वियसली। तो इसको हम उस लाइन से देख रहे हैं कि लेबर में आपने एम्प्लॉयमेंट दिया, रिजर्वेशन दिया, एजुकेशन डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इसलिए आपने उसको ऑल भी एड्रेस किया है। बट हाँ, ये आर्गूमेंट एक्चुअली अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है कि क्या डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर कर्नाटका का उसको इशू नहीं करना चाहिए था। वो एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। सेकेंड चीज़ जो हमारे वेबिनार में, तो वो बहुत लीगल असेसमेंट था पूरे एक्ट का। उसमें हमने कंटेंट किया था कि क्या क्या लीगल इश्यूज, इंटरप्रिटेशन इश्यूज लॉ में अराइज हो सकते हैं। तो जैसा पहली चीज़ जो हमने बात की थी उसमें था कि हर प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट का मैंडेट है रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करने का, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है जो प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट को एक तरीके से एस्केप रूट देता है। उसमें था अगर अनलेस एंड अनटिल अनड्यू हार्डशिप क्रिएट नहीं हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि अनड्यू हार्डशिप पूरे एक्ट में कहीं डिफाइंड नहीं है। तो आप कैसे उसे क्लेम करोगे कि अनड्यू हार्डशिप होती क्या है? जैसे आरपीडब्ल्यूडी में भी होता है कि उन्होंने बोलता है कि आप कोई, अगर आपका मैंडेट है, अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है जो आप एड्रेस नहीं कर सकते, तो उसको आपके लिए एक तरीके से एक्सेप्शन है। तो इसमें भी अनड्यू हार्डशिप का एक्सेप्शन क्रिएट किया गया कि प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट क्लेम कर सकती हैं अनड्यू हार्डशिप्स के अंदर रीजनेबल अकोमोडेशन ना प्रोवाइड करना। दूसरी चीज़ कि इस एक्ट में भी प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट के पास डिस्क्रिप्शन है पोजीशन आइडेंटिफाई करना कि आप कौन सी पोजीशन पे पीडब्ल्यूडी हायर करना चाहते हो। तो हमारा कंसर्न ये है कि फिर से बहुत नीचे लेवल की हायरार्की में जो मिनिमल जो मैनेजरियल रोल, नॉन मैनेजरियल सॉर्ट ऑफ वर्क जो होता है उसको, वो जॉब्स आइडेंटिफाई या पोजीशन आइडेंटिफाई की जाएंगी पीडब्ल्यूडी कोटा सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरी चीज़ एक्चुअली जो हमें क्लैरिटी नहीं थी कि 5% का जो आपका मैंडेट है, क्या वो जब आपका रिक्रूटमेंट होगा उस टाइम भी 5% अप्लाई होगा, टोटल पोस्ट पे 5% अप्लाई होगा, डिपार्टमेंट वाइज 5% अप्लाई होगा, या ओवरऑल इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ पे 5% अप्लाई होगा? तो जो 5% का मैंडेट है वो किस टोटल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट मेजर हो रहा है? तो एग्जाम इमेजिन करें कि डिपार्टमेंट में कई सारे इंस्टीट्यूट में, डिपार्टमेंट टीसीएस ले ले एग्जाम्पल, कई सारे होंगे, उसमें डिपार्टमेंट लीगल होगा, टेक होगा, एडमिन होगा। तो उसमें 5% किस डिपार्टमेंट वाइज आप कैलकुलेट कर रहे हो, या ओवरऑल टीसीएस की स्ट्रेंथ पे आप 5% कैलकुलेट कर रहे हो, फिर उस पर आप बोल रहे हो? वो एक क्लैरिटी नहीं है। तीसरी चीज़ जो निकल के आई थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्ट्रैक्टर अभी इसमें कवर नहीं होते हैं, सिर्फ एम्प्लॉयज़ कवर हो रहे हैं। बाद में उन्होंने बोला कि दे कैन एक्सटेंड द मैंडेट थ्रू द रूल्स नोटिफाइड। तो बाद में जो रूल्स वो नोटिफाई करेंगे उसके थ्रू शायद वो एक्सटेंड कर दें। तो अभी कॉन्ट्रैक्टर्स बाय दिस एक्ट एक्सक्लूडेड हैं। एक चीज़ उन्होंने मेंशन की है फ्रेंचाइज यूनिट्स। तो फ्रेंचाइज यूनिट्स पे बहुत डाउट है कि आपका फ्रेंचाइज यूनिट से मतलब क्या होता है, क्योंकि क्या उससे ये होता है कि आपने किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट किया है वर्क, या ये आपको होता है कि आपका कोई ब्रांड है और आपने अपने ब्रांड नेम पे सेल किया है, जो लोगों ने बाय करके उस नाम पे बिजनेस खोला है, वो फ्रेंचाइज यूनिट्स है, या आपकी फ्रेंचाइज यूनिट्स खुद सेल्फ कंट्रोल्ड है। तो फ्रेंचाइज यूनिट से क्या मतलब है उनका, वेदर वो क्वालिफाई होंगे अंदर, नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट डिस्प्यूट में रहेंगी कि वो कवर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये एक मुद्दा था। उसके बाद जैसा हमने बोला कि रिड्रेसल मैकेनिज्म जो उन्होंने बताया हुआ है कि हम एक इम्प्लीमेंटेशन बॉडी नोटिफाई करेंगे रूल्स के थ्रू।
तो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसके अंडर आपका क्या एक तरीके से पावर बहुत सिमिलर है एससीपीडी के, तो क्या डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता? डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो दोनों जगह से केसेस अपील हो सकते हैं हाई कोर्ट में। उस सिचुएशन में क्या होगा अगर दोनों जगह सिमिलर काइंड ऑफ पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट ने डिफरेंट आर्गुमेंट लेके केस दो जगह फाइल कर दिए, उस सेंस में क्या होगा? तो ये सारी बहुत सारी क्लैरिटी हैं जो अभी इस लॉ में नहीं है। रूल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर ये लॉ अगर बिल के फॉर्म में आता है, फिर एक्ट बनता है, फिर एक्ट जब नोटिफाई हो जाएगा उसके बाद रूल्स बनते हैं, तो वो लॉन्ग जर्नी है। लेकिन इस एक्ट में बियॉन्ड रिजर्वेशन और कुछ अच्छी चीज़ें जैसे रीजनेबल अकोमोडेशन और अपील और ये सब के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी एक तरीके से ग्रे एरिया में है। शशांक जी, दो चीजें और बताइए। एक तो लोग कब तक कमेंट कर सकते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन सेंड कर सकते हैं और कहाँ सेंड कर सकते हैं? दूसरा, हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना आरपीडी एक्ट में है, लेकिन जो एक्ट में है इंसेंटिवाइज करना, तो क्या वो बढ़िया रास्ता नहीं था आपको लगता पहले? सो इंसेंटिवाइज करना मैंडेट 2016 से 2017 में जब लॉ पास हुआ। प्रॉब्लम ये है कि वो इंसेंटिवाइज ऑपरेट कैसे करेगा वो क्लैरिटी कभी नहीं आई, क्योंकि वो गाइडलाइन आपको इंसेंटिव कुछ भी हो सकता है। इंसेंटिव हो सकता है कि आप किसी को अवार्ड दे दो, वो भी एक इंसेंटिव है। इंसेंटिव हो सकता है आप किसी को टैक्स रिलैक्सेशन दे दो, वो भी एक इंसेंटिव है। इंसेंटिव हो सकता है कि आप अगर किसी ने ज़्यादा पर्सन डिसेबिलिटीज हायर किए हैं तो आप उनको टेंडर में प्रेफरेंस दोगे, वो भी एक इंसेंटिव हो सकता है। इंसेंटिव एक्चुअली है क्या प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, वो क्लैरिटी आज तक है ही नहीं। हमारे पास नहीं है, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट के पास तो और भी नहीं है। और अगर आपका इंसेंटिव इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि वो किसी कॉरपोरेशन को परसुएड कर पाए वो काम करने के लिए, तो मतलब जिसे बोलते हैं कि अगर आपका इंसेंटिव हाई स्टेक्स होना चाहिए। अगर हाई स्टेक नहीं है तो फिर कॉरपोरेशंस उस पर वर्थ इट नहीं लगता उन्हें उस पर काम करने का, स्पेशली जो बिगर कॉरपोरेशंस होती हैं, जैसे लेगेसी कॉरपोरेशंस बोलते हैं। तो ओल्ड कॉरपोरेशन, लेगेसी कॉरपोरेशन में कोई भी रिफॉर्म लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके पास लाइन ऑफ चेन ऑफ कमांड होती है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। स्मॉल कॉरपोरेशन में वो चेन जाना ईजी होता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत छोटी लाइन ऑफ कमांड से जाना होता है। तो वो शायद इंसेंटिव रियलाइज करने के लिए वो ज़्यादा जल्दी पीडब्ल्यूडीज को इंक्लूड करने लगे वर्कफोर्स में। बट क्योंकि वो इतने स्मॉल यूनिट हैं, आपको लार्जर इम्पैक्ट कभी नहीं दिखेगा। लार्जर इम्पैक्ट आपको तभी दिखेगा जब बिगर प्लेयर्स, बिगर एमएनसी कॉरपोरेशंस वो जब इंसेंटिव इम्प्लीमेंट करना, जब इंसेंटिव के लिए अपने इंटरनल पॉलिसीज और हायरिंग मैकेनिज्म चेंज करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो इंसेंटिव फैक्टर आज तक उतना हाई पहुंचा ही नहीं है कि वो अपने उस पे लिए उतना बर्डन उठाएं। तो इसलिए मैंडेट तो 9 साल 8 साल हो गए हैं लगभग मैंडेट को एग्जिस्ट करते हुए, बट गाइडलाइन ऑन व्हाट इंसेंटिव विल बी वो क्लियर नहीं है। और इंसेंटिव आपको प्रिस्क्राइब करने के लिए एक्चुअली बाकी मिनिस्ट्रीज से और डिपार्टमेंट से और रेगुलेटर से कन्वर्ज करना पड़ेगा, जैसे सेबी से, आरबीआई से, ये सब रेगुलेटरी बॉडीज, आईआरडीए से इंश्योरेंस के लिए, इन सब बॉडी से आपको एंगेज करना पड़ेगा कि भाई आप कुछ इशू करो इंसेंटिव गाइडलाइंस फॉर योर रिस्पेक्टिव कॉरपोरेशंस, ताकि वो ज़्यादा हायरिंग करें। वो कन्वर्जेंस सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का आज तक उन डिपार्टमेंट और रेगुलेटर से हुआ ही नहीं है। जो बेसिक कन्वर्जेंस आज तक हुआ है वो सिर्फ एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस के लिए हुआ है। लेकिन दिस इंसेंटिव गाइडलाइंस अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट नहीं करती और क्लैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप मैंडेट क्रिएट करते रह सकते हो, लेकिन वो दिखेगी नहीं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ जो हमारी ऑनगोइंग स्टडी भी है। सेबी का मैंडेट है, BRSR मैंडेट बोलते हैं, बिजनेस BRSR रिपोर्ट एक सबमिट करनी होती है उन्हें, जिसमें नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स उन्हें डिक्लेयर करने होते हैं। उसमें एक कॉलम होता है एक्सेसिबिलिटी का कि आपकी, और ये BRSR टॉप 1000 लिस्टेड स्टॉक मार्केट पे जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज उन पे अप्लाई होता है। तो बड़ी बड़ी रिलायंस इन सब पे अप्लाई होता है, बैंक, HDFC, SBI। उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी में आपने क्या काम किया हुआ है, आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट की है कि नहीं। और हमने उसका एनालिसिस किया था और इतनी जेनरिक उसमें डिक्लेरेशन होता है कि एक फॉर्म ऑफ मैंडेट जो एग्जिस्ट करता है, एक तरीके से अगर आप बोलना चाहो तो ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर आप BRSR पे आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो आपको इंसेंटिव सेबी की साइड से कुछ मिल सकते हैं। बट उसमें भी एक्सेसिबिलिटी की इतनी जेनेरिक डिक्लेरेशन होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है कि आप उसको एसेस कैसे करोगे। तो ये ना बहुत ही जो
मैंडेट एग्जिस्ट कर भी रहे हैं, इंसेंटिव एग्जिस्ट कर भी रहे हैं, वो बहुत ही जेनेरिक फ्रेज में और जेनेरिक टर्म्स में ड्राफ्टेड हैं। तो जब तक वो आपको ऑब्जेक्टिव नंबर से किसी जिसे बोलते हैं पैरामीटर्स के अगेंस्ट आप इसको असेस नहीं कर सकते, तब तक कॉर्पोरेशंस उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने वाली हैं। दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट्स की लास्ट डेट क्या है और कहाँ पे सबमिट कर सकते हैं? कमेंट्स की लास्ट डेट एक्चुअली 2 दिन में ही है, 21 दिसंबर, 21 दिसंबर एंड ऑफ डे। आपके ऑडियंस के लिए मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा जहाँ पे वो एक्ट है। उसी एक्ट के पहले पैरे में ही मेल मेंशन्ड है गवर्नमेंट का, जिस मेल पे आपको अपने कमेंट भेजने हैं। तो 21 एंड ऑफ डे तक अगर आप भेजते अपने जो भी कमेंट है मेल में या डॉक्यूमेंट या किसी फॉर्म में, 21 तारीख से पहले तक जाना चाहिए, 22 के पहले मतलब। एक चीज के लिए हमें तारीफ करनी चाहिए साउथ इंडियन स्टेट्स की, चाहे वो तमिलनाडु हो, वो इंसेंटिवाइज लेके आए, मुझे मालूम नहीं है किस तरह का इंसेंटिवाइज किया है उन्होंने और उसके नतीजे क्या निकले हैं। और फिर ये कर्नाटक लेके आई है, जैसे आपने बिगनिंग में कहा कि एटलीस्ट मेन स्ट्रीम कर दिया मुद्दे को। तो क्या आपको लगता है कि नॉर्थ में ये वाली अवेयरनेस बहुत कम है? बोल सकते हैं आप, क्योंकि और ये ट्रेंड एक्चुअली सिर्फ डिसेबिलिटी के सेंस में नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखो सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन इन जनरल, तो आपको दिखेगा कि सदर्न स्टेट्स ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं वो लॉज इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि वो जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं और उनके पास स्मॉलर पॉपुलेशन भी एक्चुअली इंसेंटिव नॉर्दर्न स्टेट्स के पास होना चाहिए, क्योंकि उनके पास लार्जर पॉपुलेशन है जिसको ये इफेक्ट करेगा। स्पेशली यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये हरियाणा, दिल्ली, इनके पास ज़्यादा इंसेंटिव होना चाहिए, इनके पास ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल पॉपुलेशन है। बट प्रॉब्लम यह है कि रिसोर्सेज की बात आ जाती है, क्योंकि अगर आप सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे, और सदर्न स्टेट्स फाइनेंशियली बेटर ऑफ है नॉर्दर्न स्टेट्स से। सो एक्चुअली हर चीज़ एक तरीके से पैसे पे आ जाती है कि कौन सा स्टेट कितना अफोर्ड कर सकता है उस पर्टिकुलर मेजर को इम्प्लीमेंट करने में। जो नॉर्दर्न स्टेट्स को लगता है कि अगर हम कोई भी किसी फॉर्म ऑफ सोशल वेलफेयर इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद हमारे पास फाइनेंशियल बर्डन आ जाए, अगर सिर्फ उनको मॉनिटर भी करना है तो भी एक सोशल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन है वो। कम्युनिटी का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? कम्युनिटी का रिस्पॉन्स 2 तरीके का हो सकता है। पहली बात तो आपको एंगेज करना पड़ेगा लॉ पे, क्योंकि अगर ये लॉ कर्नाटक में मान लेते हैं कि अगर पास हो गया, चांसेस हैं कि बाकी स्टेट भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, स्पेशली वो स्टेट जहाँ पे सिमिलर पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे इस लॉ का आना ज़्यादा प्रॉबेबल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटका वालों को इम्पैक्ट करेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, कर्नाटका में जो कॉरपोरेशंस काम करती हैं, एक तरीके से बैंगलोर जो टेक सिटी है, वहाँ पे बहुत सारी टेक कॉरपोरेशंस बेस्ड हैं, हेडक्वार्टर्ड हैं, और जो बाकी लोग मान लीजिए जो रिमोटली भी काम कर रहे हैं, हो सकता है उनका एक तरीके से रिपोर्टिंग ऑफिस बैंगलोर या कर्नाटका ही हो। तो उस सेंस में इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिमोटली काम कर रहे होंगे किसी ऐसी कॉरपोरेशन के लिए जो कर्नाटका में बेस्ड है। तो वो भी एक ऐसा मत सोचे कि आप जुरिस्डिक्शन सिर्फ कर्नाटका तक लिमिटेड है, पहला आर्गुमेंट ये है। दूसरी चीज़ है कि सेक्टर में इसके साथ कुछ मतलब लॉ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ डिस्प्यूटेड चीज़ें भी हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। वो सारी चीज़ों पे आपको एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं ले सकते कि लॉ गलत है या सही है। लॉ में आपको असेसमेंट एक तरीके से एंगेज करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे कि ये गलत है लेकिन ये इस फॉर्म में सही हो सकता है, ये इतना गलत है कि इसको हटाना ही चाहिए लॉ में। अगर आप करेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट, करेक्टिव फॉर्म ऑफ सजेशंस सरकार को भेजोगे तो चांसेस ऑफ एंगेजमेंट सेक्टर के बढ़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने देखा है ट्रेंड कि लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए वो नहीं बताते। सरकार एक्सपेक्ट करती है कि आप अपोज करोगे, कोई भी वो मेजर लाते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सेक्टर उसको अपोज करेगा ही, या एक कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी उसको 100% अपोज करेगी। तो अगर आप सिर्फ ब्लैंकेट अपोजिशन करते हो किसी भी चीज़ का, सरकार आपकी कभी नहीं सुनेगी, अनलेस अनटिल आप बहुत ही पावरफुल हो, जो कि हमने बाकी जगह देखा है। लेकिन डिसेबिलिटी में ऐसा है नहीं, इतने पावरफुल कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है। तो वो है। और थर्ड चीज़ जो है कि आपको एक्चुअली प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना पड़ेगा, जो हम कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं हम फिकी से बात करें, एसोकैम, CII, ये सब कंसोर्शियम है कॉरपोरेट्स के, एक तरीके से बड़े कंसोर्शियम, बहुत पुराने कंसोर्शियम्स हैं। तो हम चाहते हैं कि इनसे बात करो, इनके साथ एंगेज करें कि आप जो लॉ आ रहा है एक्चुअली डिसेबिलिटी के लिए प्रोडक्टिव लेजिस्लेशन होगा और आपके लिए भी प्रोडक्टिव लेजिस्लेशन होगा, क्योंकि आप इस पैरामीटर पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इस पैरामीटर पे आप एक तरीके से इंसेंटिव अवेल कर सकते हो, ये फॉर्म ऑफ इंसेंटिव है। तो
जो लैक ऑफ नॉलेज है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोशल सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर, इस इशू पे वो ब्रिज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्राइवेट के साथ इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको एक्सप्लेन करना कि आप उसको ब्लैंकेट अपोज, क्योंकि प्राइवेट मोस्ट ऑफली अपोज करेगा, लेकिन अगर आपने उसके साथ इंगेज नहीं किया कि आपके साथ आपको एडवांटेज है, आप इसका इंसेंटिव रेज कर सकते हो, आप बेटर बिजनेस प्रैक्टिसेस दिखा सकते हो, वो सब चीज़ें जब तक आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगी तब तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उस साइड की सुनेगी जिसके पास ज़्यादा पावर है और जिसके पास ज़्यादा एक तरीके से रिसोर्सेज हैं, जो हमेशा कॉर्पोरेट साइड ही रहेगा। तो जब भी आप कोई मैटर टेकअप करते हैं, आपके जो मैटर हैं वो इसी तरह के होते हैं और बहुत सीरियसली आप उसे परस्यू भी करते हैं, आपको कम्युनिटी से सपोर्ट आता है? क्योंकि हमने देखा है जब आप कोई इशू रेज करते हो उसके बाद इशू तो लोग उठाना शुरू करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो इंडिविजुअल तौर पे अलग से ही अपनी शेयर करते हैं। तो आपको पर्सनली वो आते हैं कि ये आप अच्छा कर रहे हो और हम आपका साथ देना चाहते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ तो नहीं आता, क्योंकि इशू कोई भी रेस करने से पहले हमें थोड़ा उस पर बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ भी बोलने लगे तो कोई सुनेगा नहीं, और क्या बोलना है उसके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है और रिसर्च करनी पड़ती है। तो वो करते हैं, उसके बाद हम ट्राई करते हैं पार्टनर करने का ऐसे ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ जो थोड़ा उसमें डेटा या ऐसा इनपुट ला सकते हैं जो हमारे पास नहीं होगा। तो उस सेंस में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा जैसे हमने वेबिनार भी किया था, तो हमने लॉ फॉर्म से एक लॉयर को बुलाया था जो एम्प्लॉयमेंट लॉ प्रैक्टिस करती है। वो टेक्निकली डिसेबिलिटी सेक्टर्स में काम नहीं करती, बट वो एम्प्लॉयमेंट लॉ उन्होंने इतना देखा हुआ है, कॉर्पोरेट साइड इतना देखा हुआ है कि वो ऐसी चीज़ बता सकती हैं जो हमें पता भी नहीं होगी। तो वो आइडिया रहता है इंगेज करने का। हाँ, वो है कि बाद में बहुत लोग करने लगते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में रीच आउट मोस्ट ऑफली लोग नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि शशांक हमको साथ ले जाना ही नहीं चाहता, वो ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस लाता है जिसका हमने नाम भी नहीं सुना होता और अपनी ही धुन में रहता है कि मेरे को ही करना है। इसको कैसे आप एड्रेस करोगे? इसमें दो चीज़ें हैं कि पहली बात तो अगर मुझे लगता है कि आप ऐसा कुछ ऑन द टेबल जिसे बोलते ब्रिंग नहीं कर रहे हैं, वही आपके रेगुलर आर्गुमेंट हैं, तो मैं ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाऊंगा जो मुझे लगता है कि बेटर प्लेस्ड है। और प्रॉब्लम ये है कि जो स्पेस, अगर हम बोले डिसेबिलिटी सेक्टर, आप अगर उसको स्पेस बोलो तो उनको लगता है कि इतने साल से जो कॉर्पोरेशंस की तरह डिसेबिलिटी में भी लेगेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि इन एवरी डायलॉग वी शुड बी ऑन द टेबल। द प्रॉब्लम इज कि जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में एक ट्रेंड आया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू एज स्टार्टअप्स, डेवलपमेंट सेक्टर में वो इमेजिनेशन नहीं है, स्पेशली डिसेबिलिटी सेक्टर में, कि वैसा कुछ हो सकता है कि नए लोग नए तरीके के काम, नए तरीके के आइडियाज एंड नए तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो को ला सकते हैं ऑन द सब्जेक्ट मैटर। तो ये बात सच है कि आई यूजुअली प्रिफर टू गो टू ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेबिलिटी में काम नहीं करती है, बिकॉज मुझे पता है कि डिसेबिलिटी को अगर जो सब्जेक्ट मैटर है वो एड्रेस करना है, देन आई ऑलरेडी नो इनफ पीपल जिनको मैं बुला सकता हूँ, और मैं भी खुद भी बहुत जानता हूँ सब्जेक्ट मैटर पे। वो सब्जेक्ट मैटर इतनी टेक्निकलिटी डिजर्व करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को बुलाना चाहिए जिसके पास ये टेक्निकलिटी हो। तो डिसेबिलिटी सब्जेक्ट मैटर पे मुझे लगता है जो प्रिंसिपल, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आपको पैशनेट होना पड़ेगा डिसेबिलिटी पे, तभी आप काम कर सकते हो, उसकी एक लिमिटेशन है। एक टाइम के बाद पैशन से ज़्यादा आपको स्किल की रिक्वायरमेंट है और नॉलेज की रिक्वायरमेंट है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे एक्चुअली इशू है क्या। अब ये पैशन आपको ये बताएगा कि भाई प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए, स्किल और लेबर लॉ की नॉलेज आपको ये बताएगी कि किस फॉर्म में वो रूल्स ड्राफ्टेड होने चाहिए ताकि ओवरबर्डन ना हो अदर साइड को। तो उस सेंस में मैं उन कॉर्पोरेशंस या उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्चुअली प्रेफर करूंगा जहाँ पे वो टेक्निकलिटी है, और इसलिए जो आउटपुट भी प्रोड्यूस करते हैं हम वो टेक्निकलिटी पे ही प्रोड्यूस करते हैं। तो डर नहीं लगता आपको कि कम्युनिटी एलिमिनेट कर देगी, आइसोलेट कर देगी? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं पार्टी नहीं हूँ तो एलिमिनेट क्या करेंगे, क्योंकि जितने लोगों से मैं बात का या काम करता हूँ, मुझे लगता है कि काम के थ्रू अगर काम पसंद होगा तो लोग एनीवेज काम करेंगे। अगर आपका काम ऐसा है या आपका डेटा या फाइंडिंग ऐसी है जो पहले किसी ने नहीं किया, ऐसी है जो लोग इग्नोर नहीं कर सकते, तो इधर ऑफ द साइड कि आपको पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, एंगेजमेंट किसी ना किसी फॉर्म में होगा। एंगेजमेंट वही है कि कुछ लिमिटेशन है, वो मेरी पर्सनल लिमिटेशन है एंगेजमेंट की, कि
कि कुछ लोग के साथ में एंगेज नहीं करता हूँ, बिकॉज फिर मेरे को लगता है कि मेरा मेंटल जो स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जहाँ मेंटल स्पेस कॉम्प्रोमाइज होता है फिर वहाँ मैं उनके साथ काम नहीं करता। बट आप जो भी कर रहे हो बहुत शानदार कर रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट। और हम चाहेंगे आप इसी तरह काम करते रहें और लोग आपका हिस्सा भी बने। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी ऑन दिस। तो लिसनर्स, बात की आज हमने एडवोकेट शशांक पांडे साहब से, जिन्होंने इस बिल को डिटेल में बताया। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन भेजनी है तो आपके पास 2 ही दिन है, तो जल्दी से आप अपने पॉइंट्स लिख के भेजें, पढ़े, और हमने शो में भी आपको पॉइंट्स बताए हैं। उस पर अगर आपकी कोई राय है तो आप लिख सकते हैं। इसके इम्पैक्ट के बारे में बताया कि ये बाकी स्टेट्स में भी रेप्लिकेट हो सकता है। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और इशू पे, किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। SIEP Satellite Centers, supported by the SSEPD Department, Government of Odisha, and managed by People's Forum, provide early intervention and rehabilitation for children with disabilities aged 0 to 14 years. They support children with autism, intellectual disabilities, cerebral palsy, multiple and locomotor disabilities through physiotherapy, occupational and speech therapy, special education and behavioral support. SIEP centers operate in Jatni, Khordha and Ganjam. For more information, log on to www.ssepd.odisha.gov.in.